हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को हैंड रिटन नोट्स के तहत बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन और अदर ऑप्शन को लेकर कंप्लीट किया था, इसी तरीके से अब हम लोग आरओ के भी प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे, जो 2010 से लेकर 2021 तक के पूरे पेपर होंगे। 2023 वाले पेपर को मैं अलग से एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इस पीडीएफ में हम लोग 2010 से 2021 तक के वो प्रीलिम्स के भी प्रश्न और साथ ही साथ मेंस के भी प्रश्न, दोनों ही प्रश्न हम लोग शामिल करते हुए कंप्लीट करेंगे एक एक सेशन को। जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, और पॉलिटी का हम लोग पहले प्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी क्लास में हम लोग मेंस भी पढ़ेंगे। कल मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड भी थी कि सर इसको भी आप करा दीजिए, जैसे हमने यूपी पीसीएस को किया, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है। और सब्जेक्ट वाइज करने से एक बेनिफिट ये होता है कि हम उस सब्जेक्ट की सारी चीज़ों को एक साथ लगातार समझ लेते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा शुरू होगा आज का आरओ का जो पीवाईक्यूज है, उसमें हम लोग पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं प्री 2021 के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन पेपर को। अब इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि एक जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स में हर एक बातें लिखी रहती हैं, तो जल्दी रिवीजन हो जाता है। जैसा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन कौन से न्याय नागरिकों को प्रदान करती है। अब भारतीय संविधान की अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा होगा तो हर साल यहाँ से एक ना एक प्रश्न आता है। ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझना कि आरओ का पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस में नहीं पढ़ना है। ये भूल करके जाओगे तो कई बार नुकसान उठेगा, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आरओ वाले डायरेक्टली यूपी पीसीएस में आ जाते हैं और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू से डायरेक्ट प्रश्न आरओ में आ जाते हैं। और मैंने कई बार ये वीडियो बना के बताया भी है कि आपको दोनों एग्जाम में दोनों के पीवाईक्यू पढ़ के जाने हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो 27 अक्टूबर को, तो यूपी पीसीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, आरओ का भी पढ़ना है। अब प्रस्तावना से देखोगे, आरओ में भी प्रश्न आया हुआ था, अभी जब 11 फरवरी को हुआ था, पेपर लीक हो गया। तो यहाँ पर प्रस्तावना में आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, विचार अभिव्यक्ति वाली। ठीक, कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की है। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन 3 प्रकार के न्यायों की बात करते हैं। सामाजिक न्याय की बात करेंगे, राजनीतिक न्याय की और आर्थिक न्याय की। लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको देता है कि क्या धार्मिक न्याय की भी बात की गई है, तो हम कहेंगे नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन न्याय की बात नहीं होती है, अर्थात धर्म के आधार पर कोई न्याय की बात नहीं है। और अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लेना। एक, जब बेरुवारी का मामला होता है 1960 में, बेरुवारी वाद का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसका कोई मूल अर्थ नहीं है। लेकिन इसी वर्डिक्ट को, इसी निर्णय को पलटते हुए 1973 में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो बैठी थी 13 न्यायाधीशों की, केशवानंद भारती केस में, उन्होंने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। जरूरत पड़ने पर जब संविधान के कोई प्रोविजन हमें न समझ में आए तो हम प्रस्तावना की व्याख्या का प्रयोग कर सकते हैं। और तब से इसको संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा। और उसके बाद ही 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अर्थात जब तक इसको संविधान का अंग नहीं माना गया तो संविधान में संशोधन करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब इसको अंग मान लिया गया तो इसमें संशोधन भी किया गया संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, अर्थात आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग किया गया और उसके तहत इसमें 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया। कई बार प्रश्न पूछता है कि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है, परंतु इसमें पंथ निरपेक्ष के स्वरूप को कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। अगले प्रश्न को देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? अब 4 ऐसे प्रावधान होते हैं जब संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अदरवाइज राज्य सूची पर जो विषय दिए जाते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को होनी चाहिए। लेकिन 4 ऐसे क्लॉज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जहां पर राज्य के ऊपर कानून बनाने की शक्ति होती है संसद को। तो एक पूछा गया पेपर में, लेकिन हमने 3 और डिटेल कर दी। जैसे 253 का प्रयोग करते हुए यह कहा जाता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो भारत सरकार के नाम से होते हैं, न कि राज्य सरकारों के नाम से। और जो भी समझौते हो रहे हैं वो किसी न किसी राज्य में इंप्लीमेंट होंगे, तो उस राज्य विषय पर शक्ति किसको मिलती है? संसद को मिलती है, यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो आप देख लो, जब बांग्लादेश के साथ जो हमारा 3 बीघा गलियारे का समझौता हुआ है, तिस्ता नदी समझौता हुआ, कोई से भी समझौते आप देख लो, तो इसमें बंगाल ने चाहकर भी पानी पर जो जल जो वाटर होता है वो राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उस पर नियम बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।
वहीं कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 249 की बात करें तो राष्ट्रीय हित में संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित अगर हमारे बाधित हो रहे हैं तो ऐसे में संसद क्या करेगी, कानून बना सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि अगर 250 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगा होता है 352 के तहत यानी 352 के तहत जब हमारे यहाँ भारत में आपातकाल लगा होता है, उस दौरान राज्य के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त हो जाती है, 250 के तहत संसद को। और 252 में एक प्रोविजन है कि 2 या अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बना सकती है। जैसे कई बार होता है कि कोई ऐसा विचार होता है या कोई ऐसा विषय होता है जिस पे विवाद होता है, तो 2 राज्य आपस में समर्थन करते हैं और संसद से गुहार लगाते हैं कि मालिक आप हमारे लिए कानून बना दीजिए। और ऐसी स्थिति में 252 का प्रयोग किया था। आगे चलकर अदर राज्य भी इससे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं। तो ये 4 प्रोविजन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे छूट रहा है, आर्टिकल नंबर 248। इसके बारे में जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आज चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ के लिए प्रीलिम्स, मेंस और आंसर राइटिंग नोट्स तक की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कुछ पीडीएफ्स हमारी पेड होती है जिनकी डिटेल्स जानकारी अलग अलग वीडियोज़ में हम देते रहते हैं। और अगर आप इसकी भी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और वहां सारे नोट्स की डिटेल आपको मिल जाएगी प्राइस लिस्ट के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो लोकसभा के स्पीकर भी थे, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। देखा जाए तो इन्हें 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अब निर्विरोध का मतलब क्या होता है, जब किसी के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा होता है, यानी वो अकेले ही व्यक्ति जो है कि खड़ा है राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई भी उसका अपोनेंट नहीं है, तो उसको निर्विरोध कह दिया जाता है। 1977 के दौरान की ये बात है। और इससे पहले ये 4th लोकसभा कार्यकाल 67 से 69 तक लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वरना जनरली आप देखोगे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो लोकसभा के सदस्य जरूर हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं है। आप रिकॉल कर लो, प्रणब मुखर्जी जी क्या थे, लोकसभा के सांसद थे, लेकिन वो कभी भी लोकसभा स्पीकर नहीं थे, राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा देवी पाटिल जी राष्ट्रपति बनी। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने। लेकिन ये लोग लोकसभा स्पीकर कभी नहीं थे। केवल एक ऐसे व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी जी जो लोकसभा स्पीकर के पद पर भी थे और साथ में राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचे। आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित होने के लिए कितनी कोरम चाहिए होती है, यानी कितनी गणपूर्ति चाहिए होती है। तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा अर्थात 1/10 हिस्से हमें चाहिए और इसमें पीठासीन अधिकारी को भी हम शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, तो लगभग इसका जब 10% निकालोगे तो 54.3% आएगा। या 54.3 को हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, 55 मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं। और इस 55 मेंबर में आप पीठासीन अधिकारी को भी काउंट करोगे और 54 सदस्यों की काउंटिंग करोगे, तो टोटल 55 मेंबर्स अगर हमें मिलते हैं तो हम उस सदन की कार्यवाही को आगे संचालित कर सकते हैं। और यही नियम राज्यसभा में भी लगता है, यही नियम राज्य की विधानसभाओं में भी लगता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे यूपी की राज्य विधानसभा की सीटें कितनी, 403 है। अब इसका अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग जो है कि 40.3 आएगा। अर्थात 41 मेंबर्स अगर रहेंगे तो राज्य की विधानसभा संचालित हो सकेगी। तो ये इसकी मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई कुछ भाषाएं थी। देखा जाए जब मूल संविधान बनाया गया था तब मूल संविधान में केवल 14 मूल भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन समय समय के साथ इसमें 3 बार संशोधन किए गए और लगभग 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिसके बाद टोटल भाषाएं 22 हो गई। सबसे पहले 21वें संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे 1967, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसको एक संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 71 में संशोधन किया गया 1992 में और 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, नेपाली आपको पता होना चाहिए कि जो नेपाल से सटे हुए जो राज्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें कुछ निवासी ऐसे हैं जो नेपाल की भाषा से प्रभावित है और नेपाल की भाषा को बोलते हैं। फिर वहीं पे मणिपुरी जो मणिपुर के क्षेत्र में, और कोंकणी की बात करेंगे, ये सामान्यतः जो कोंकण वाला क्षेत्र आता है आपका, कन्नड़ तट, कोंकण तट, जो मुंबई, कर्नाटक, गोवा, इन क्षेत्रों की बात करेंगे। इसके बाद लास्ट अमेंडमेंट किया गया 92 अमेंडमेंट 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली जो कि बिहार की भाषा होती है, डोगरी, बोडो और संथाली। तो ये 4 प्रमुख भाषाओं को भी एड ऑन कर दिया गया और वर्तमान में अब टोटल 22 भाषाएं हैं और यही सबसे लास्ट संवैधानिक संशोधन भी किया गया।
अगला प्रश्न अगर हम देखें, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रस्तुत किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में। और इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज किया। कब किया गया? 2014 में कर दिया गया कि ये अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में काम करेगा। तो ये 2021 में जो प्रीलिम्स में 6 प्रश्न आए थे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम्स में केवल 7-8 प्रश्न ही आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे 2017 के हम प्रीलिम्स को देखेंगे। 2017 के प्रीलिम्स में पहला प्रश्न किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्यवस्था दी गई है? तो भारतीय संविधान के जब मूल अधिकार का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता समाप्ति के बारे में प्रावधान है, जिसके लिए संसद ने अलग से कानून भी बनाया इस आर्टिकल को अप्लाई करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत की भावना को नहीं फैलाएगा, अदरवाइज ये उसका उल्लंघन माना जाएगा। और मूल अधिकारों की बात करें तो कौन से भाग में आएगा दोस्तों? भाग नंबर 4 में आएगा और भाग नंबर 3 में आता है मूल अधिकार। ठीक है, भाग नंबर 3 में आएगा और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इसका पूरा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम न्यूनतम सदन संख्या कितनी होगी, यानी अधिकतम कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी? तो जो राज्य विधानसभा होती है जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और बाकी और विधायक बैठते हैं, तो अधिकतम सीट तो हो सकती है 500। और इस मामले में सबसे अधिक जो सीट है दोस्तों वो किसकी है? यूपी की है। कितनी? 403। और जरा बिहार वाले अपना कमेंट करके बता देना, 243 है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1-2 सीट का आगे पीछे हो सकता है। आप लोग बता देना बिहार वाले जो भी होंगे, जो बीपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि अधिकतम तो 500 है, लेकिन हमारे सबसे अधिक यूपी में पाई जाती है और न्यूनतम दोस्तों 60 होनी चाहिए। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह अपवाद लागू है। जैसे पुदुचेरी की बात करें, सबसे कम सीटें हैं, 30 सीटों के साथ है। सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पे 32 सीटें हैं और मिजोरम की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 सीटें हैं। तो ये 3 ऐसे राज्य भी हैं जिनके पास 60 से भी कम राज्य विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, विधान परिषद की सीट के लिए क्या नियम होता है? जो विधान परिषद होती है, जो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश भी है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी थी विधान परिषद, लेकिन वहां पे अब हटा दिया गया ये दर्जा। विधान परिषद के लिए कहा गया है कि विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि यूपी की कितनी विधानसभा सीट है दोस्तों? 403। तो इसकी विधान परिषद सीटें कितनी होंगी? लगभग अगर आप इसका तिहाई निकालोगे तो 133 के आसपास होनी चाहिए, 133, लेकिन वो अधिकतम है। तो हमारे यूपी की विधान परिषद की सीटें कितनी है? केवल और केवल 100 सीटें हैं। तो ये हमारी अधिकतम से भी कम है। अब आगे हम चलते हैं, कुछ संस्थाएं हैं और उनके स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। जैसे सीबीआई की बात करें, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो 1963 में स्टैब्लिश किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम लोग सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सामान्यतः संथानम सिफारिश जो हुई थी, संथानम समिति, उसकी सिफारिश पर स्टैब्लिश किया गया था। क्योंकि संथानम समिति को स्टैब्लिश ही किया गया था 1962 में कि आपको भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कुछ प्रावधान बताने हैं। और उसी समय केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी उन्होंने कहा, सीबीआई के बारे में भी कहा था। तो 1964 हो गया। फिर भ्रष्टाचार निरोधक कानून एक आया 1985 में, और इसमें अभी हाल ही में संशोधन भी किया गया है 2018 में। फिर प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आप लोग सुनते हो लगातार टीवी में, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ये जो है कि सामान्यतः सन 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से समझना, हालांकि जब 67 में एआरसी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जिसको हम कहते हैं, इसके उस समय अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई 1966। इसके बाद 1967 में के हनुमंता को बनाया गया और सेकंड एआरसी के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी। तो जब स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा था एआरसी का, जो सामान्यतः लोकपाल लोकायुक्त बनाने की संस्तुति तो की ही थी, जो प्रशासनिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मोरारजी देसाई जी 1966 में इसके अध्यक्ष थे। एक ही साल बाद 67 में हनुमंता को बना दिया गया और जो सेकंड एआरसी सन 2008 में शायद आई थी, उसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे। इसके बाद देखते हैं 70 अमेंडमेंट के द्वारा जो राष्ट्रपति चुनाव में किसे किसे शामिल किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 69वां संवैधानिक संशोधन। इस 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
एनसीआर जो है कि दर्जा दिया गया, किसको? दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दे दिया गया और इसी के माध्यम से एक विधानसभा भी यहां पर दे दी गई। अब जब विधानसभा दी गई तो उस विधानसभा को ये मान्यता दी गई 70 अमेंडमेंट के द्वारा कि आप भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल हो सकते हो, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होने के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, साथ ही साथ जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और ऐसे में जब 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा मिल चुकी है तो भाई उसे भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करना था। इसीलिए 70 अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर दिया गया, सेकेंड 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण संबंधी कथनों की बात करें तो ए ऑप्शन कहता है आर्टिकल 243 का डी, 243 का डी, इसके अनुसार 1/3 स्थान आरक्षित है महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को ऐड ऑन किया गया, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी इसके द्वारा। जबकि 74 अमेंडमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा आपके नगर पालिका के प्रावधान को ऐड ऑन किया गया और भाग जो है कि कौन सा जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 12 जोड़ दी गई थी। ध्यान से समझना कि इसमें 2 आरक्षण और भी होते हैं। एक होता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, उनके लिए भी 1/3 आरक्षण रिजर्व होता है, लेकिन वो उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्व किया जाता है। और बाकी जो यूपी मतलब कि जो ओबीसी होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन वहां की स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अनुसार दे सकती है। अब चलते हैं प्री 2016 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री 2016 की तो इसमें पहला प्रश्न आप देखोगे आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। ध्यान से समझना, आपातकाल जो घोषित किया जाता है वो 3 क्लॉज पे घोषित किया जाता है। एक आपका होता है आपातकाल, आर्टिकल नंबर, ध्यान से समझ लीजिए, आपातकाल में 3 प्रावधान है। एक होता है आर्टिकल नंबर 352 और इसमें भी 2 कारण होते हैं। एक होता है कि युद्ध की स्थिति होती है, जब बाह्य युद्ध की स्थिति, या फिर दूसरा आपका हो सकता है सशस्त्र विद्रोह की भी स्थिति। लेकिन एग्जाम में पूछा गया कि क्या आंतरिक अशांति के आधार पर लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि जब 1975 में जो लगाया गया था आपातकाल, क्योंकि 1962 और 1972 ये 2 आपातकाल लगे थे युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, जबकि 62 में हमारा इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। लेकिन 75 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया, जिस आंतरिक अशांति में उन्होंने दोषी बताया कि जेपी जी थे उस समय, जयप्रकाश नारायण जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, ये लोग समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और भारत में कांग्रेस के खिलाफ एक प्रचार प्रसार करके एक नई सरकार को लाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान इस प्रयास को रोकने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब आपातकाल लगाया 75 में और ये प्रोविजन दिया कि संविधान के अनुसार आंतरिक अशांति भंग हो रही है। फिर उसके बाद जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रोविजन चेंज किया, क्योंकि उसके द्वारा वो प्रताड़ित हो चुके थे। तो 44 अमेंडमेंट 1978 में उन्होंने कहा आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया गया। यानी अब अगर आपको आपातकाल लगाना है तो आपको ये देखना होगा कि जो भी लोग आंतरिक रूप में देश के अंदर अगर हड़ताल कर रहे हैं या देश के अंदर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो अगर वो हथियारों के साथ हैं, सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, तब तो आप आपातकाल लगाओगे, अदरवाइज आप आपातकाल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपातकाल में व्यक्तियों के मूल अधिकार तक भी हनन हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब हनन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बहुत अच्छे से मैं डिटेल कर पा रहा हूं, आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे और इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी मैंने डिटेल दे दी आपको। यहाँ पे लिखा है भाग 18 में हमारा आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है और इसमें अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग युद्ध या बाह्य आक्रमण पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हो, लेकिन आंतरिक अशांति पे अब नहीं लग सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संघ के जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल, और संघ के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यह भी बात सही है। दोनों में अंतर क्या होता है, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एक बड़ी परिषद होती है जिसमें लगभग 80 से 90 जो है कि मंत्री शामिल होते हैं, अलग अलग स्तर के मंत्री परिषद इसे हम कहते हैं, जिसमें एक मंत्रिमंडल भी होता है, कैबिनेट, जो सबसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ 10 से 12 मंत्रियों का ग्रुप होता है, जैसे गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया या विदेश मंत्रालय हो गया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी
होते हैं। लेकिन जितने भी मंत्रियों के अपॉइंटमेंट होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए नामों के आधार पर राष्ट्रपति उनको क्या करता है, शपथ दिलवाता है। तो जो व्यक्ति शपथ दिला रहा है उसी के प्रसाद पर्यंत यह व्यक्ति पद धारण करते हैं सिंगल के रूप में। यानी एक एक व्यक्ति को अगर हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत पद धारण शक्ति का प्रयोग करके उसे हटा सकता है। लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए क्या करना होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। पूरी मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव ही लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि संसद में लाया था और जिसके लिए न्यूनतम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अनुसूचियां हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रावधान, जैसे 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो दल बदल निरोधक कानून आएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे और भी जो अनुसूचियां उनके बारे में बता दूं। जैसे सबसे पहले अगर आप फर्स्ट अनुसूची को देखोगे तो इसमें भारत और भारत के जो राज्य क्षेत्र होते हैं उन सभी के बारे में नाम और उसके वर्णन दिए गए कि भारत का कितना राज्य वगैरह सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर में तो इसमें जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन सभी के वेतन वगैरह की बात की जाती है, वेतन भत्तों की बात की जाती है। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें सभी संवैधानिक पदों पर आश्रित होने वाले जो पदासीन हैं उनकी जो शपथ होती है, गोपनीयता होती है, इनके बारे में बात की जाती है। फोर्थ नंबर की बात करें तो जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है प्रत्येक राज्यों के लिए, इसकी बात की जाएगी। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे तो शेड्यूल एरियाज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके विकास की बात करते हैं। और अगर हम सिक्स की बात करेंगे तो सिक्स में ट्राइबल एरियाज की बात की जा रही है, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसका ट्रिक है अत्रि मेमी। फिर उसके बाद 7वें शेड्यूल की बात करें तो ये विधायी शक्तियों का वितरण है, मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियों का वितरण किया जाता है। और 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपके कुछ विधियों का मतलब विधि मान्यकरण किया गया। और 10th शेड्यूल आपकी 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल निरोधक के रूप में से एड ऑन किया गया। 11th नंबर की बात करें तो पंचायतों से संबंधित है, जो कि 1973 के अमेंडमेंट से आया था। और 1973 में एक दूसरा आता है 12 शेड्यूल, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो यहां तक मैंने आपको 12 की 12 पूरी लिस्ट आपको बता दी है शेड्यूल। आगे चलते हैं। अगर हम इसे देखते हैं भाग और प्रावधान, तो भाग 9 की बात करेंगे तो इसमें पंचायतों की बात की गई है। भाग 9A की बात करेंगे तो इसमें नगर पालिकाएं एड ऑन है। भाग 9B इसको सहकारी समितियों से संबंधित किया गया और सहकारी समितियों को 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ये कौन से सन में हुआ ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों के प्रावधान को 3 जगह जोड़ा गया है। पहला मूल अधिकार में जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 19(1)A के अंतर्गत जोड़ा गया इसमें, ठीक है, जहां पे संघ बनाने की शक्ति दी गई वहीं पे आप सहकारी समिति को भी गठित कर सकते हो। दूसरा DPSP में भी जोड़ा गया है। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, जब मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, DPSP बता रहा हूं, 97वें संवैधानिक संशोधन बता रहा हूं, तो नो डाउट मुझे ईयर भी पता है और DPSP में कौन सा प्रावधान वो भी पता है। लेकिन मैं आपको भी क्रॉस चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना अपडेट रहते हो, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तभी तो चीजें समझ में आएंगी ना, 2 वे कम्युनिकेशन होने पे, कि आप भी मेरे प्रश्नों का रेस्पॉन्स कर रहे हो या केवल लिसनिंग करते जा रहे हो। तो अगर पता है तो बताना DPSP में कौन से आर्टिकल में है। साथ ही साथ इसको जोड़ा गया था भाग में 9B के तहत भी जोड़ दिया गया, तो 3 जगह इसके प्रावधान को एड ऑन किया गया। फिर भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। और भाग 14A की बात करेंगे तो इसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है, जिसके तहत आप आर्टिकल 323A और 323B ये 2 आर्टिकल्स आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। फिर यहां पर देख लेते हैं जरा, अगला पॉइंट है संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो 58वें संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत हिंदी पाठ को क्या किया गया, प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इसके द्वारा भाग 22 में संक्षिप्त नाम एवं अनुच्छेद 397 का को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं 2016 का जो री एग्जाम हुआ था, 2020 में हुआ था 2016 का री एग्जाम, क्योंकि पेपर आउट हो गया था उस समय भी। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल जिसे हम कहते हैं, इसको समाप्त किया गया कौन से प्रावधान से, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ इससे और भी प्रावधान एड ऑन किए गए, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन केंद्र को स्वायत्तता नहीं दी गई, बल्कि केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी 1937 में। जबकि आगे चल के जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें
तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा 28 जनवरी 1950 से शुरू हो जाता है। इससे पहले एक और आपने सर्वोच्च न्यायालय देखा होगा 1974 में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, सॉरी ये 1773 आएगा दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो 3 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रावधान में, तीनों का आपको पता होना चाहिए डिफरेंस के साथ। फिर यहाँ पे कुछ भाग दिए हुए और उनके प्रावधान हैं, जैसे भाग 2 में हमें पता है नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11, और अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करके संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, और इसी शक्ति का प्रयोग करके उसने CAA सिटीजन अमेंडमेंट जो लेके आई थी, इसके बारे में भी कानून बनाया गया। भाग 8 की बात करें, देखिए ये जो रोमन नंबर है ना, ये अक्सर मिलान करने के लिए इसी रोमन नंबर में ही आता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सेकंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं, फोर्थ किसे कहते हैं, सेवंथ किसे कहते हैं। कई सारे बच्चे 11th और 12th में ही कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं ये 11th है सर या ये 11th है, सॉरी 11th 12th नहीं, 9th और 11th में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी देखिए कंफ्यूज हो गया अभी, ये 9th है और ये आपका 11th है। तो ध्यान रखना कि ये जो रोमन नंबर है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर रोमन नंबर के तौर पे ही लिख कर देता है एग्जाम में। तो भाग 2 पता चल गया आपको। भाग 8 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की जाती है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो कि 239 से लेकर 242 तक इसके प्रावधान है। भाग 9A की बात करेंगे तो नगर पालिकाएं हैं, जबकि भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। और भाग 15 में बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है। तो जरा इन रोमन नंबर्स को भी अपने भाषा में याद कर लो नंबर के सिस्टम में, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको करेगा। आगे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही बात है। वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, यह भी सही है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, यह भी बात सही है। अब देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था अभी सुप्रीम कोर्ट का, कि कलकत्ता में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे इसके प्रमुख नियुक्त थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें 3 अदर और मेंबर्स भी थे, जिसमें एक लेमेस्टर भी इंपॉर्टेंट थे, हाइड भी इंपॉर्टेंट थे। तो ये 2-3 मेंबर्स मैंने आपको बता दिए। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था इसी एक्ट के माध्यम से। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, ये जो एक्टिंग जो होते हैं, मतलब कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं, ये सामान्यतः उच्च न्यायालय में ही इनका गठन किया जाता है। यहाँ पे भी कुछ प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में स्टैब्लिश किए जाएंगे 223 के तहत, और 224 में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश ये राष्ट्रपति के द्वारा 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति के तौर पे गठित किए जाएंगे। ऐसा सामान्यतः तब किया जाता है जब हमें लगता है कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, मामले जो है कि बहुत सारे पेंडिंग्स हैं, और अगर हमारे पास कोई जानकार ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुका है, तो हम उसे एडहॉक के तौर पे, एडहॉक भी इसे हम कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में इसे रख सकते हैं, और राष्ट्रपति इसे 2 वर्ष के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ संस्थाएं और राज्य स्थापना, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 263 में इसका प्रावधान दिया गया है, यानी राज्यों और केंद्रों के बीच में आपको संघवाद के विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टैब्लिश करना था। लेकिन पिछले 40 सालों में आज़ादी के बाद से इसका गठन नहीं किया गया। जब केंद्र राज्य पर गठित की गई सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर, कौन सी थी वो कमेटी, याद है आप लोगों को, जो 1983 में इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में स्टैब्लिश की गई थी, और 1988 में उन्होंने राजीव गांधी में रिपोर्ट दी थी। अगर नहीं याद है तो कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बता दो ये, ठीक है। मैं तो बताने से रहा, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगा, हर चीज़ आपको पता नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध की सबसे महत्वपूर्ण ये समिति है, और इसी की सिफारिश पे 1990 में इसका फिर गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 1952 में गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित किया गया। फिर यहाँ पे शेड्यूल की बात करें, अभी देखिए फिर ये रिपीटेड आ गया। 7 शेड्यूल में संघ राज्य समवर्ती सूचियों की बात की गई है, जो 7 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल में आपकी लैंग्वेज है। 9 शेड्यूल में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और 10 शेड्यूल में आपके दल बदल परिवर्तन। और यही सेम टू सेम यही चारों अनुसूचियां अभी हमने पहले पढ़ी हैं। तो री एग्जाम में भी आप देखोगे कई बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। भाग की बात कर लेते हैं, जैसे भाग 9 की बात करें पंचायतें, भाग 9A की नगर पालिकाएं, भाग 9B की सहकारी समितियां, भाग 10 की बात करें SC ST क्षेत्र, और भाग 14A की बात करें तो अधिकरण। तो ये पूरे के पूरे रिपीटेड हो गए 2 प्रश्न। अब चलते हैं हम प्री 2014 की तरफ। प्री 2014 में क्या पूछा गया, समानता का अधिकार
5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में कहा गया समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे वो कोई भी अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए सभी के पास। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, और आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। फिर मूल अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई, तो यूएसए के संविधान से ली गई, फंडामेंटल राइट की अवधारणा। कौन सा डीपीएसपी सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए आर्टिकल नंबर 39A को जोड़ा गया डीपीएसपी में बाद में। और इसी तरीके से 39 च जो कि शोषण से सुरक्षा, और 43 क या 43A उद्योग प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए, कर्मकारों की भी, जो श्रमिक होते हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, सरकारिया आयोग का गठन किस हेतु किया गया था। देखिए यही तो था, आ गया उत्तर यहाँ पे। अब तो आपको याद आ गया होगा, अगर अभी भी याद नहीं आया तो याद कर लो। 1983 में इसका गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। कब किया गया था, 1983 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान। लेकिन 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, तो 1988 में इस दौरान राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इसकी रिपोर्ट आती है, और इसी की रिपोर्ट के आधार पे अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया 1990 में पहली बार। तो इसको केंद्र राज्य संबंध के तहत गठित किया गया था 83 में, रिपोर्ट 88 में दी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति RS सरकारिया और 2 अदर सदस्य B शिवरामन और SR सेन। किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो भाग आपका हो जाएगा 11, 9 नहीं पढ़ना है, 11 पढ़ना है। संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसा अभी तक केवल एक व्यक्ति इस पद तक जा चुके हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित किया, फिर राष्ट्रपति का भी पद। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला साहब रह चुके हैं। भारत में जुडिशियल एक्टिविटी क्या हो रही है, यानी कि एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ये PIL से संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है, और PN भगवती इसके जनक रहे हैं। और न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच होती है, जो कि इसी का एडवांस वर्जन होता है, जो ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए कई मामलों की न्यायिक समीक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कि जो आप कानून बना रहे हैं राज्य या संसद के द्वारा, क्या वो जनता के हित के खिलाफ तो नहीं है, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब राज्य या केंद्र सरकारों को जब सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से आदेश देने लगे कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, तो ये होता है आपका जुडिशियल ओवररीच। और यहाँ पे सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनमें टकराव होना शुरू हो जाता है, और फिर एक दूसरे की आदेशों की उल्लंघन शुरू हो जाता है, जहाँ पे अराजकता की स्थिति आ जाएगी और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के बारे में क्या सही है, तो हाई कोर्ट AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है, केवल और केवल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पे। अब 2013 के PYQs देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन्होंने कहा था। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, रजनी कोठारी थे, बहुत ही फेमस जो है कि राइटर रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे ये। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो देखो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कोई और नहीं, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो कि पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो के तौर पर इनको जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 63 भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन मतलब कि सभापति होता है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने के अधिकार भारत में है, कैसे, वैधानिक अधिकार, यानी कि चाहे आप वोटिंग राइट की बात कर लो या आप इलेक्टिंग राइट की बात कर लो, ये दोनों ही लीगल राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर यहाँ पे और अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में भाई संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि क्या राज्य विधानसभा कभी कर सकती है, तो हम कहेंगे नहीं सर, राज्य विधानसभा के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो संशोधन करे, राज्य विधानसभा के पास ये कोई अथॉरिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो भाग 20, क्योंकि ये क्या होता है 10 और ये क्या होता है 10, यानी 20 हो गए टोटल। भाग 20 के तहत
आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान वर्णित है। दो तरीके से हो सकता है, एक तो विशेष बहुमत से हो सकता है और एक विशेष बहुमत के साथ अगर आधे राज्यों का भी मुकदमा होता है तो आधे राज्य भी इसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान है जिससे राज्य की शक्ति भी कम हो सकती है, बढ़ सकती है, तो इसमें राज्यों का भी अनुसमर्थन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राज्य क्या करते हैं, साधारण बहुमत से ही इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम आखिरी 2010 के पेपर पे, फिर इसके बाद अभी हम मेंस की भी क्लास को करेंगे, मतलब मेंस के भी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2010 से 2021 तक, जिससे आपका पॉलिटी एक ही जगह पे कवर हो जाए। और इसकी पीडीएफ जब आप लेंगे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा पेज नंबर की ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप उसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप उसे कंपाइल इजिली कर सकते हैं। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्ता हो गई और केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें एक होता हस्तांतरित विषय और एक होता आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय था ये भारतीय जनता के द्वारा जो निर्वाचित मंत्री थे उनके पास पहुंचा, और बाकी आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण रूप से वित्त से संबंधित थे, पैसों से संबंधित थे या कानून शक्ति से संबंधित थे, ये गवर्नर के अधीन रखा गया था। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। मूल अधिकारों का विचार लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहां से लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी यहां से ली गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए किया गया, तो आर्टिकल नंबर 43 को लागू करने के लिए किया गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, कौन सा एक डीपीएसपी तत्व नहीं है? तो देखिए, मद्य निषेध की बात करें आर्टिकल 47 में आता है, गौ संरक्षण की बात करें आर्टिकल 48 में आता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करें आर्टिकल 48A में आता है। लेकिन 14 वर्ष तक के आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करें तो आर्टिकल 21A में आएगा। असल में इसको लिखना चाहिए था 6 से 14 वर्ष तक के रूप में, क्योंकि 0 से 5 ईयर या यूं कहें 6 ईयर तक के जो बच्चों का एजुकेशन की बात रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल नंबर 45 के तहत डीपीएसपी में वर्णित किया गया। लेकिन अगर हम 6 से 14 वर्ष की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 21A के तहत राइट टू एजुकेशन प्रावधान में मिलेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा धन विधेयक के संबंध में उपबंध शामिल नहीं है, तो धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल नंबर 110 में इसकी परिभाषा दी गई है और आर्टिकल नंबर 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर। तो जुर्माने या अर्थदंड संबंधी ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। आर्टिकल 110 यानी 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और कर लगाना, नियमित करना, परिवर्तन करना, भारत सरकार द्वारा ऋण लेना या संचित निधि से धन निकालना या डालना, ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन किसी प्रकार का जुर्माना या अर्थदंड संबंधी धन विधेयक से नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। सेकंड उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, क्योंकि पहले नंबर पे तो राष्ट्रपति होते हैं और इस पद संबंधी कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति महोदय, ये सभी संसद के अधिकारियों में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गणतंत्रीय अवधारणा किसे कहेंगे? एक राज्य दोस्तों जिसमें जनता ही सर्वोच्च हो, और इसीलिए हमारी प्रस्तावना संविधान के जो सबसे फ्रंट पेज पे लिखी गई है और उसका भी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमन रिजॉल्व, मतलब हम भारत के लोग। तो भारत के लोग मतलब जनता ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की, यहाँ पे वर्ड छूट गया कि लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की, और शक्ति का पृथक्करण भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्रों की शक्तियां पता होनी चाहिए, वो किसी भी शक्तियों का हनन ना करें। तो ये गणतंत्रीय अवस्था कही जा सकती है। फिर वहीं पे हम देखेंगे संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया कब? 1976 में किया गया, और 73 अमेंडमेंट में सम्मिलित हैं। क्या क्या है भाई? ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया, क्षेत्र पंचायतों को शामिल किया गया, जिला पंचायतों को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायतों को हमने शामिल किया, और जिसके लिए बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई थी, BR मेहता कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने 3 स्तर की बात की थी। जबकि इसी के बाद 1977 में एक और समिति आती है अशोक मेहता, जो केवल 2 स्तर की बात करती है, उसमें बीच के स्तर को हटा देते हैं। लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 3 स्तर की इंप्लीमेंट की गई BR मेहता जी की, और इसके लिए भी 1986 में जो LM सिंघवी, लक्ष्मण सिंघवी जी की जो समिति थी, उन्हीं की सिफारिश पे इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, और इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ दी गई थी। अब चलते हैं लास्ट हमारा जो रहेगा प्री 2010 का स्पेशल एक एग्जाम हुआ था उसी दौरान RO के लिए,
कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल नंबर 24। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों आते हैं, लेकिन बच्चों से समय 24 हो जाता है, जबकि 23 में बलात् श्रम हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गई, दुर्व्यापार हो गया मानव श्रम का, या इनको खरीद फरोख्त की बात करते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इन सभी को बैन किया गया 23 के अंतर्गत। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32। अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि भाई संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर होना चाहिए प्रस्तावना। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो आपको आर्टिकल 32 को बताना होगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर इसी में हम देखते हैं सूचना के अधिकार की बात करें तो यह एक विधिक या कानूनी अधिकार है, और सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 लाया गया, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू भी हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, जो आर्टिकल 76 के तहत होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और इनका कितना पारिश्रमिक होगा, यानी कि मजदूरी कितनी होगी, इनकी जो वेतन होगा वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही तय की जाती है। और संविधान में यही वर्ड दिया गया है, पारिश्रमिक। वेतन वर्ड यूज नहीं किया गया, पारिश्रमिक दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः जब सरकार बदलती है तो इनका पद भी बदल जाता है। फिर आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 में इसमें वर्णन किया गया, संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी की गई है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा, बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा? जब वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित हैं तो सीएम राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। सीएम मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी सही है। और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह भी सही। तीनों ही प्रोविजन यहाँ पर सही है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो भाई कावेरी नदी का जो जल बंटवारा है वो 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ये तीनों आते हैं, और साथ में एक यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है। कावेरी नदी आपके कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर केवल आपसे एक वर्ड पूछ लिया जाए दक्षिण गंगा, ध्यान से समझना, दक्षिण गंगा तो कहा जाएगा दोस्तों गोदावरी को, ठीक है। और अगर बस एक शब्द ऐड कर दिया जाए दक्षिण की गंगा, तो ये कावेरी हो जाएगा। ये दोनों के लिए स्टेटमेंट यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न होगा प्रीलिम्स का, बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 के भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम के अंतर्गत 1862 में की गई थी। एक बंबई में, एक मद्रास में, कलकत्ता में, तो 3 प्रमुख उच्च न्यायालय थे। उसके बाद 1866 में आपके 4th नंबर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई, 4th नंबर के नाम पे। तो 4थे नंबर पे हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो ये तो आपके हो गए प्रीलिम्स के, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस एक सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में कंप्लीट हो, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि हाँ पॉलिटी में मेंस के कैसे प्रश्न थे, प्रीलिम्स के कैसे थे, और दोनों को आप एक साथ रिवाइज कर पाओ 27 अक्टूबर से पहले भी और 22 दिसंबर से पहले भी। तो चलिए अब हम मेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे पॉलिटी के ही क्वेश्चन को, और मेंस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि 2021 का मेंस लिखा हुआ है, और अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाग 9A किस क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है? अब देखो भाग 9A की बात की जा रही है, तो सामान्यतः ऑप्शन आएगा शहरी क्षेत्र। अगर यहाँ पे बात लिखी होती ग्रामीण क्षेत्र की, तो हम ग्रामीण के लिए क्या कहते हैं? भाग 9, क्योंकि पंचायती राज संबंधी जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं। लेकिन अगर शहरी की बात करें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, तो ये आपके भाग 9A से संबंधित हो गई। और 74 संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में आया था और 1993 से लागू हुआ था, और आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243ZG तक आएगा। ये चीज जरा ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1993 या 92। देखिए इसका जो प्रोविजन आया था दोस्तों, वो आया था 1992 में, विधेयक लाया गया था इसको पारित करने के लिए। ये 1992 में आया था संवैधानिक संशोधन का विधेयक, और 1993 से इसे लागू कर दिया गया था, इसीलिए इसको 1993 भी माना जाता है। अगर स्टेटमेंट मान लो इस तरीके से आ जाए 92 का, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, गलत मत कर देना।
आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। देखिए ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया था अभी, और 2021 के मेंस में भी पूछ लिया गया। हमने प्रीलिम्स में पढ़ा 2016 या 2014 के आसपास, लेकिन यहाँ मेंस में पूछ लिया गया। एनडीसी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। यह एक संविधानेतर निकाय है जो कि संविधान के बाद, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन आगे चल के सरकार खुद बना लेती है, और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। तो संविधानेतर संस्थाएं किसे कहते हैं? जो सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार काम करने के लिए बनाती हैं, लेकिन उनका वर्णन संविधान में नहीं होता, उसे संविधानेतर कहते हैं, या गैर संवैधानिक भी कह सकते हो। और एक होता सांविधिक स्टैच्यूरी बॉडी, जिसे जो सरकार नियम के द्वारा बनाती है, यानी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जब कोई अधिनियम पारित होता है उसके तहत बनाई जाती है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका 2021 का, अभी मेंस चल रहा है हमारा, ठीक है। किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 108 में, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी अध्यक्षता, और ये प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष के लिए 118 में कहा गया है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। केवल संविधान संशोधन या फिर धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं रहेगी, क्योंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादातर हावी होती है, राज्यसभा में वैसे ही बहुत कम मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा में जो सरकार होती है वही जो है कि अपने मनमाने तरीके से उसको पारित करा लेती है। क्योंकि विधेयक पे जो है कि कब विरोध होता है, कब जो है कि गतिरोध पैदा होता है? जब विपक्ष नहीं मानता है, क्योंकि सरकार तो उस विधेयक को लाई थी पास करने के लिए, लेकिन कई बार होता है कि विपक्ष एग्री नहीं करता है, और भाई विपक्ष राज्यसभा में भी कमजोर है, लोकसभा में भी कमजोर है। अगर संयुक्त बैठक ला दोगे तो वैसे भी वो विपक्ष हार जाएगा और सरकार जीत जाएगी। तो इसीलिए संवैधानिक संशोधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और धन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इन दोनों पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। किस अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया? तो भाई अनुसूची 7 की बात करें, जिसमें संघ सूची में विषय, राज्य सूची में विषय और समवर्ती सूची में विषय। टोटल 395 आर्टिकल है, भाग 22 है, और 12 अनुसूची ऑलरेडी हमारे संविधान में है। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनके भी न होने पर सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, और इस पद तक पहुंचने वाले एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्ला, जो अभी मैंने कुछ समय पहले प्रीलिम्स में आपको बताया। आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिए, द यूनियन ऑफ इंडिया, द फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, जैसे यूएस के लिए लिखा था यूएस फेडरेशन, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए होता है? तो आर्टिकल 280 में यह प्रावधान है, और गठन इसका हर 5वें वर्ष में किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल है 2026 से 2030 तक के जो प्रावधान है उसको लेकर जो है कि विचार विमर्श करना है। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? देखिए यहीं पे आपने वित्त आयोग की बेसिक जानकारी को कवर कर लिया। संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है, और उनके बीच में करों का आवंटन करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो 15वें वित्त आयोग थे एनके सिंह के नेतृत्व में, वहां तक तो 42% का आवंटन चल रहा था, लेकिन अब जो नया आया, उसने क्या किया? 41% का कर दिया। अब यहां पे बात करें, प्रथम वित्त आयोग का 1951 में गठन किया गया केसी नियोगी जी के नेतृत्व में, और 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह के नेतृत्व में हुआ था 2021-22 में, जिनको 2025-26 तक की अवधि का काम दिया गया 5 वर्ष के लिए। फिर 26 से 30 तक के लिए आपको किसके लिए दे दिया गया? अरविंद पनगड़िया जी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न की, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है किस पे? भारत का संघ होने के तहत, भारत का प्रदेश यानी उपप्रदेश डोमिनियन पे, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति को लेकर भारतीय संसद कानून बना सकती है, इसके लिए उसको अथॉरिटी है। न्यूनतम आयु की अर्हता किसके लिए? अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्य विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्य विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम में अगर आप देखोगे तो पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। और मतदाता की आयु कहाँ पे होगी? मतदाता की आयु 18 वर्ष होती है, जो सामान्यतः आप मतदान करते हैं किसी भी इलेक्शन में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है दोस्तों राष्ट्रपति में, आर्टिकल 53 में ऐसा कहा गया है, जबकि 52 आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति
होगा और भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, आर्टिकल 53 कहता है। भाग 5 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 78 में संघ के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये 10 प्रश्न आपके 2021 के मेंस एग्जाम में आए थे। अब चलते हैं 2017 की ओर, मेंस एग्जाम से संबंधित। भाग 16 संबंधित है किससे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए संबंधित है। यहीं पर प्रशासनिक अधिकरण की बात करेंगे तो भाग 14A से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी भाग आए होंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करेंगे तो भाग 14, जिसमें हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, IAS, PCS, UPSC इन सब की बात करते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करें तो भाग 12 में ये वर्णन है। ध्यान से समझ लो। भाग 11 की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा है, जबकि भाग 12 में अगर हम बात करेंगे तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बंटवारा किया गया है। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक नहीं, आर्टिकल नंबर 197(1) में कहा गया है। तो ध्यान समझ लो, धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी विधेयक वो पहली बार कितने महीने तक पेंडिंग रह सकता है? 3 महीने तक। लेकिन अगर टोटल में पूछ लिया जाए तो 4 महीने, क्योंकि पहली बार में 3 महीने तक पेंडिंग होता है, फिर 1 महीने का और मौका दिया जाता है विधान परिषद को, टोटल 4 माह तक पेंडिंग रह सकता है। लेकिन प्रश्न में सीधे सीधे पूछा गया प्रथम बार, तो पहली बार में 3 महीने तक विधान परिषद के पास पेंडिंग रहता है। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का प्रदान करता है? तो आर्टिकल 326 और ये भाग 15 के तहत है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के तहत आर्टिकल 326 से संशोधित करके मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 के तहत। और कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की बात होती है। 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, यानी इलेक्शन कमीशन का गठन भाग 15 के तहत किया जाता है 324 में। कुछ कमेटीज हैं पंचायती राज से संबंधित, जैसे पीके ठुंगन की बात करें 1988, अशोक मेहता 77, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता 57 और LM सिंघवी 1986। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों की बात की थी, जबकि LM सिंघवी साहब ने इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी जी के सुझाव का परिणाम था। अब 2016 का री एग्जाम जो आपके 2020 में आयोजित किया गया था, इसके अगर मेंस की बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? कार्यमुक्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता जैसे लोकसभा विघटित होती है। और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और आर्टिकल 83 कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी गुप्त मतदान का प्रयोग करके, बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं विधानसभा से। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या होता है? केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है, लेकिन यहाँ पे सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित भी आते हैं, मनोनीत भी आ जाते हैं। मनोनीत कौन से? जो राज्यसभा में 12 सदस्य सांसद के रूप में मनोनीत होते हैं, और लोकसभा में जो 2 होते थे। लेकिन अब लोकसभा में 104 अमेंडमेंट जो लाया गया, 104वां संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा इस पूरे प्रावधान को खत्म कर दिया गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत होते थे, उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, जब अगर विधानसभा अवकाश पे हो, यानी उसका सत्र न चल रहा हो। और ठीक इसी तरीके से 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, लोकसभा या राज्यसभा, तो इस समय वो इसका प्रयोग करके 213 मतलब 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव से। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, या इसी को हम संविधानेतर भी बोल सकते हैं, यानी कि संविधान के बाद इसका गठन किया गया। हालांकि इसको रिप्लेस किया गया योजना आयोग की जगह पे, योजना आयोग जो कि आपका 1950 में गठित किया गया था। फिर आगे देखते हैं 94वां संवैधानिक संशोधन 2006 में, जो 164 में संशोधन करता है। 95वां संवैधानिक संशोधन 2009 आर्टिकल 334 में संशोधन करेगा। 96वां संवैधानिक संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मतलब फेरबदल करता है। और 103वां जो 2003 में आया था, ये आर्टिकल 15 में संशोधन करता है। EWS का प्रमाण लेकर आते हैं, EWS।
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 2014 के मेंस को देख लेते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य। कौन से अगर हम बात करें, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है कि इसको शामिल किया गया। मूल संविधान में यह नहीं था, लेकिन बाद में इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा एड ऑन किया गया और इसमें टोटल कितने हैं? तो 11 हैं। और इसको कहां से लिया गया? रूस से लिया गया है। भाग 4 क में इसको शामिल किया गया, आर्टिकल 51A में शामिल किया गया, क्योंकि भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में तो ओनली क्या है? डीपीएसपी है। और 4 के बाद 51 में बात करेंगे तो डीपीएसपी का प्रावधान है, लेकिन इसमें 51 क में आपको मूल कर्तव्य मिलेगा और 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को भी इसमें ऐड कर दिया गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें लोकसभा से पूरे के पूरे 30 सदस्य आते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति जो होती है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संख्याणी मत द्वारा इनको चुना जाता है और समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सामान्यतः विपक्ष के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः विपक्ष के सदस्य को ही बनाया जाता है। और इसी को प्राक्कलन समिति की बहन भी कहा जाता है, यानी दोनों मिलकर काम करती हैं। साथ ही साथ ये मार्गदर्शक के रूप में भी होती है कैग। जो कैग की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148, जो राष्ट्रपति के पास इसकी रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट, फिर राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखवाता है, तो वहां पे लोक लेखा समिति ही इस रिपोर्ट की पूरी जांच करती है। अगर मुख्य कार्य की बात करें, देखिए वही कहा गया, विनियोग लेखाओं पर जो कैग के प्रतिवेदन की समीक्षा करना और रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 5 अप्रैल 1957 को और इसमें सीएम थे EMS नंबूदरीपाद। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है और कैग 148 में वर्णित है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। आर्टिकल 2 में कहा जा रहा है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित, और आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा, नाम परिवर्तन की शक्ति। तो आर्टिकल 2 क्या मतलब होता है कि जब भी आप भारत के बाहर से कोई राज्य को अगर अपने देश के अंदर शामिल कर रहे हो तो उसके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। और अगर आर्टिकल 3 की बात करें, जो पहले से ही भारत में मौजूद राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया, इस प्रकार के राज्यों को बनाने के लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हुए साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि एक हमने 100वां संवैधानिक संशोधन किया था, जहां से भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ गांवों का एक्सटेंशन किया गया, एक्सचेंज ऑफर किया गया, कि भारत ने अपने लगभग 100 गांव बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश से 51 गांवों को पश्चिम बंगाल की सीमा में शामिल किया गया। लेकिन उन गांवों के लोगों को जो नागरिकता दी गई, राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए किया गया। फिर आगे देखते हैं, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो 14 दिन तक का ही बस उसके लिए मोहलत होती है, जब लोकसभा धन विधेयक पारित करती है तब। यदि किसी लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उसे राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे केवल 7। कौन सा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का विधानमंडल, आर्टिकल 267 के 2 वाले क्लॉज में आप देख सकते हो, राज्य की आकस्मिक निधि के तहत इसी के बारे में बात की जाती है। संचित निधि 266 में आती है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही सौंपा जा सकता है। 315 आर्टिकल कहता है संघ के लिए मतलब संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग संघ के लिए यूपीएससी वर्ड यूज करते हैं और बाकी स्टेट के लिए जैसे यूपी पीसीएस हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 नोट पॉइंट याद रख लेना। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें तो संसद विधि बनाकर इनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, जिसको हम लोग जेपीएससी बोल सकते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ऐसा तभी होगा जब विधानमंडल दोनों राज्यों के पारित करेंगे कि ऐसा है कि सर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम दोनों लोग अलग अलग जो है कि अपना खर्चा उठाएं, हम चाहते हैं कि हम दोनों लोगों के लिए आप एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए। और इसी तरीके से किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है जिस राज्य के लिए राज्यपाल ने अनुमति मांगी हो। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इनका वर्णन है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। योग्यता जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। अब 2013 के मेंस को देखें।
कौन भारतीय गणतंत्र का एक प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। राज्य मतलब यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, क्योंकि भारत को यूनियन मतलब स्टेट के रूप में दर्जा प्राप्त है। आर्टिकल 76 रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा ही विनियमित होता है। अब यहाँ पे कुछ भाग हैं, जैसे भाग 15 की बात करेंगे तो निर्वाचन की बात होती है। भाग 16 की कुछ वर्गों के संबंध विशिष्ट उपबंध है। भाग 17 की राजभाषा संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध है और भाग 20 की अगर हम बात करें तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ था कि इन चारों में से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। और यही वजह है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को एड ऑन किया गया है। भाग 4 में इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में दिया गया है और आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा स्पीकर के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अगर मान लीजिए लोकसभा स्पीकर उस समय मौजूद नहीं होते हैं तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यानी संयुक्त अधिवेशन का बुलावा किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 108 का प्रयोग करके। और लोकसभा स्पीकर 118 के तहत उसकी अध्यक्षता करते हैं। और हम लास्ट चल रहे हैं 2010 मेंस री एग्जाम जो हुआ था, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठित एक डीपीएसपी का अंग है, जिसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 39D या 39 घ और संसद के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ने पारित किया। फिर किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। जैसे राज्यसभा की बात करें तो एक सदन का अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति तो होते हैं राज्यसभा के सभापति, लेकिन वो गैर सदस्य होता है, वो उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, लेकिन फिर भी उसका अध्यक्ष बनता है। अगर आप लोकसभा के स्पीकर की बात करो तो लोकसभा के स्पीकर उस सदन के सदस्य भी तो होते हैं ना। पहले वो सांसद के रूप में नॉमिनेट होकर आते हैं पब्लिक के द्वारा, फिर वहां पर जो है कि उनके नाम को अधिसूचित कर दिया जाता है, भाई आप हमारे स्पीकर महोदय रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य, वो उपराष्ट्रपति के तौर पे इलेक्ट होते हैं। यहां देखते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु सभापति के रूप में वो निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि वो कास्टिंग वोट तो दे सकता है लेकिन अपने सदन के रूप में वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है। किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के पीएम का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? गुलजारी लाल नंदा जी। जैसे 1964, फिर 1966 कार्यवाहक के रूप में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में 13 दिन, फिर 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी ने 66-77, फिर 80 से 84 तक कार्यकाल संभाला। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। एक अगला प्रश्न मुख्यमंत्री समिति है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति ये पाता है, विधानसभा बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी सही है, लेकिन वह राज्यपाल चयनित होता है, यह गलत है। वह राज्यपाल चयनित होता नहीं, राज्यपाल उसका चयन नहीं करता है, बल्कि जो सदन के विधायक होते हैं, विधानमंडल के जो विधायक होते हैं, वो उनका नाम नॉमिनेट करते हैं कि सर ये हमारा नेता रहेगा, ये मुख्यमंत्री रहेगा, इस पे आप मुहर लगा दो। और 164 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति करते हैं, चयनित नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, भारत में संविधान की जो मूल संरचना, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या? न्यायिक व्याख्या जुडिशियल रिव्यू के तहत। केशवंत भारती केस 1973 में जब आया, 24 अप्रैल 1973 को रिजल्ट आया, तो उस दिन मूल संरचना के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें आया, जिला नियोजन समिति भी आती है और राज्य संपत्ति कर मूल निर्धारण बोर्ड, ये गलत है। बाकी ये 2 ए और बी सही हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और लास्ट हम चल रहे हैं 2010 के मेंस की ओर। जैसे यहाँ पे देखोगे कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 1 की अगर हम बात करें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात होती है। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार हो जाता है और भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी हो जाता है। तो ये भी प्रावधान आपको ऑप्शन में दिए गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 20 के तहत इसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में कहा गया कि एक ही काम के लिए या एक ही अपराध के लिए बार बार आपको सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान किस समुदाय से? आर्टिकल 331 से है, लेकिन अब इस प्रावधान को भी 104 अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन की बात है। आर्टिकल 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। और वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त विधेयक के बारे में 117 के तहत आता है, जबकि 110 के तहत क्या होता है? धन विधेयक होता है। 119 के तहत संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। और 123 में अगर हम बात करें तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना। अर्थात राष्ट्रपति जब ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा विषय है सार्वजनिक स्तर का जिस पर कानून बनाना तत्काल रूप से बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय संसद जो है कि अपने कोई भी सदन उसका सत्र में नहीं है, तो हम राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 123 का प्रयोग करके, अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाते हैं। अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338A में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 338A में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान किए गए, और आर्टिकल 338B में अगर हम बात करें तो ओबीसी कमीशन के लिए किया गया है। यहाँ पर देखेंगे 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण का वर्णन भी किया गया है। और किस अनुच्छेद में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? आर्टिकल 122 के तहत कि आप न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते हैं। 126 आर्टिकल की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जब कोरम पूरा नहीं होता तब एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, जिसमें मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट से हटा के, और आर्टिकल 300 का मिला दिया गया। अर्थात ये भाग किस में शामिल हो गया? भाग 12 में शामिल हो गया है। फिर यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 243D देता है, और इसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल हैं। 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और इस तरीके से आपका प्री एंड मेंस दोनों का हमने पॉलिटी वाला सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया। और ये थे आपके ROPYQs या ROARO जो UPPCS के तहत कराए जाते हैं, उनकी PYQ सीरीज। ये आपके UPPCS 2024 का जो प्रीलिम्स है और ROARO का जो 2024 का प्रीलिम्स है, इन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो पूरी सीरीज को देखिएगा। अभी हमने आज पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, और अगले सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।